देखो, आज देखो हमने बात करना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। आपने साइट पढ़ लिया, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब समझ लिया, क्या प्लांट ब्रीथ करता है ये आपने देख लिया। एनिमल सेल्स, तो हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें वहां पे ब्रीदिंग समझ आता ही आता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअल सेलुलर रेस्पिरेशन की। अभी तक तो हमने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। टाइप्स की बात हो गई थी, एरोबिक और एनारोबिक की बात है, या फिर हम यहाँ पे टाइप्स की बात भी करेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की जब बात की जाए तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक, पहला ग्लाइकोलाइसिस, हमने ही पढ़ा हुआ होता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये आपके लिए बिल्कुल नया है। लिंक रिएक्शन, और इसको आप ध्यान से समझना, यही आपके लिए थोड़ा सा पड़ेगा। बाकी 10th में एक बार हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा हुआ है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन 10th में पढ़ा होता है थोड़ा बहुत इन जनरल, बट आपको अब डिटेल पता चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस सेल के कहां पे चलता है, साइट देखना, ये हमने एक सेल माना, सेल का ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर हमने एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस इधर साइटोप्लाज्म में चलता है। कहां चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। लिंक रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में ही चलता है सेल के, ठीक है। लेकिन जब क्रेब्स साइकिल की बात आए, किसकी, क्रेब्स साइकिल की बात आए, तो क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर क्रेब्स साइकिल इज टेक्स प्लेस। ये आपको समझ के रखना है। अब पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस समझनी है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के और कुछ नाम है, जैसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे इनके डिस्कवरर के नाम के ऊपर रखा हुआ है। साइंटिस्ट है एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पेरनास, इन 3 लोगों का ये कलेक्टिव वर्क था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिटेल स्टडी, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तो ईएमपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग देखो, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया वर्ड है, जिसमें 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोस का मतलब सुगर, यहां सुगर का मतलब है आपका ग्लूकोज से, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, शुगर का स्प्लिटिंग, शुगर ब्रेक हो, दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। स्प्लिटिंग हो, स्प्लिटिंग का मतलब कोई चीज ली हमने तोड़ दी, ठीक है। जो हमारी ऐसे ग्लूकोज की कार्बन कार्बन चेन है ना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 ये 5, और ये 6 कार्बन की जो चेन है ये कहीं से बीच से टूट जाती है, एक्चुअली बीच से टूटती है 3 कार्बन की, दैट इज अ स्प्लिटिंग, ठीक है। और गिवन बाय वही 3 साइंटिस्ट है, गैस्टव एम्बडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पेरनोस। तो इसी के नाम के बेसिस पर, इन्हीं के नाम के बेसिस पर ये ई, ये एम और ये पी पाथवे रख दिया गया, ठीक है। एक तो नाम ये रखना है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑफन आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हमें यहां पे बात समझना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सिंगल सेल्ड हो, मल्टी सेल्ड हो, कोई भी लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज एरोबिक, वो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, कोई कुछ नहीं मैटर करता, सभी में पहला स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल पाथवे है। हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, हमारी सेल्स एरोबिक होती है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक चलता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, हमारे सेल में भी ग्लाइकोलाइसिस चलता है, उन बैक्टीरियल सेल में भी ग्लाइकोलाइसिस चलता है जो एनारोबिक होते हैं, भले ही वो प्रोकैरियोट हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल है। क्या लिखा है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक, द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन
is partial breakdown या oxidation of glucose into two molecule of pyruvic acid and it is called glycolysis. Partial oxidation, complete oxidation नहीं होता है, partial oxidation होता है, मतलब ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटा है, टूटा है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं ब्रेक होता है, पूरी तरह से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि कंप्लीट ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। यहां ये ऐसा नहीं होता है, बट ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहां वर्ड आपने देखा क्या लिखा है, पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसको हम बोल देंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। कंफ्यूज इन्हें ऐसे छोटे छोटे शब्द से किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस सभी सेल्स में चलता है ना। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन फेज है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम आगे भी पढ़ेंगे टाइप्स में भी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों में चलता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा हो। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे एक नाम याद करो, ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है, ठीक है। तो इनमें सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है और कोई आगे स्टेप्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज आल्सो फर्दर ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। उनको आगे कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा है, इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये बताने की जरूरत नहीं है, सुक्रोज से, जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। सुक्रोज जो उनका मटेरियल स्टोर होता है फ्रॉम द, या कहां से मिलेगा, स्टार्च से मिलेगा, या तो प्लांट में सुक्रोज होगा या स्टोर्ड फूड होगा। स्टार्च जो फोटोसिंथेसिस से बनता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो इसको ब्रेक करके ग्लूकोज प्लांट सेल्स को मिलेगा, या फिर फोटोसिंथेसिस वाला ये सुक्रोज नहीं है तो जो स्टोर्ड स्टार्च है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज डिराइव करा जाएगा और सेल उसका ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। तो प्लांट सेल में दो ग्लूकोज सप्लायर हैं, दो रिसोर्सेज हैं, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सुक्रोज एंड सेकंड वन इज द स्टार्च दैट इज अ स्टोर्ड मटेरियल ऑफ द प्लांट। ये स्टोर्ड फूड होता है। सुक्रोज को एक एंजाइम का नाम याद रखना है, इन्वर्टेज, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पूछा गया ये सवाल। इन्वर्टेज इसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, और यही एंटर करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। सेल इसी का ऑक्सीडेशन कराना स्टार्ट करता है ना। यहीं पे अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च को पहले माल्टोज में ब्रेक करा जाएगा, किसमें, माल्टोज में ब्रेक करा जाएगा। फिर माल्टोज भी दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाता है, तो वो एंटर करेगा इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो प्लांट सेल को सुक्रोज यूज करना है तो भी वही ग्लूकोज मिलना है, स्टार्च यूज करेगा तो भी ग्लूकोज ही बनना है, और सेल को हमेशा चाहिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। वो एज इट इज सुक्रोज को नहीं यूज कर सकता, एज इट इज स्टार्च को नहीं यूज कर सकता, ठीक है। इतनी बात। आगे ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लाइकोलाइसिस के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट टू ऑक्सीजन, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। जो पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का चल रहा होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इट मीन्स it can occur in both conditions, presence and absence of oxygen। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन है तब भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, तो ये तो चलेगा ही, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ 10 बायोकेमिकल रिएक्शन, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है। 10 बायोकेमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, देन ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। कहां पे, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
अब वो 10 स्टेप्स आपके ये सामने हैं। ग्लूकोज का ये जो नंबर लिखा है दैट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो नंबर दिखेगा आपको ये मॉलिक्यूल का नंबर है। ग्लूकोज इधर जो लिखा है दैट इज अ नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उस मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा जाता है, एक एटीपी यहां पे यूज होता है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा? हेक्सोकाइनेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये पहला स्टेप है। एंड अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बस उसका आइसोमेरिज्म चेंज कर दिया गया। और ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड स्टेप, ठीक। एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करा जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड अगेन देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी। क्या यूज होगा? एटीपी यूज होगा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, याद हो तो मैंने आपको ये एंजाइम में ये नाम बताया था क्या, कि ये एटीपी इसको एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहां ग्लाइकोलाइसिस में इस स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 पे काम करता है, ठीक है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसको कन्वर्ट कर देता फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंड अगेन अब यहां पे थोड़ा सा आपका चेंज है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो सकता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसे यहाँ पे DHAP लिखा हुआ है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है ये? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। या फिर ये बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल इसके ब्रेकडाउन से, फ्रक्टोज 1,6 के फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से बनेंगे। जैसे मान लिया कि मैंने एक माना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक होके बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। एंड दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो इंटर कन्वर्टेबल इनटू DHAP। ये DHAP में कन्वर्ट हो रहा है, ये DHAP इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, और ये अभी तक कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था? 6 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। हाँ, अब स्टेप की बात करें, दिस इज द स्टेप नंबर 4 एंड दिस वन इज द स्टेप नंबर 5। ये स्टेप नंबर 5 है। अब उसके बाद देखोगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहां पे आपका ये NADH की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैं एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कन्वर्ट होगा तो एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 बनेगा, और ये 2 NADH भी बनेगा, ठीक है। और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर कौन सा? 6 हो गया, ठीक। एंड 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड अगेन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP यूज नहीं होता, ATP की सिंथेसिस होती है। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATP भी बनता है, और प्रोडक्ट बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड दिस इज द एंजाइम यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम एंड कन्वर्ट हुआ किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, स्टेप नंबर 8, ठीक। एंड 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं साथ में ही, एंड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्टेप नंबर किसमें कन्वर्ट हुआ? 2 फॉस्फो पायरेविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरेविक एसिड, और ये स्टेप नंबर आपका हो गया 9, ठीक। और इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल इस स्टेप में रिलीज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड देन ये कन्वर्ट होगा आपका पायरेविक एसिड में फाइनली, मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरेविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और इस लास्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 10,
पर भी एक आपके 2 एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो 3 कार्बन का ये 2 मॉलिक्यूल बन जाता है पायरुविक एसिड, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है। एंजाइम पायरुविक एसिड काइनेज, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एज अ कोफैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। इन सारे स्टेप्स पे सवाल बनते हैं, जिसमें से कुछ स्टेप्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन से स्टेप? अब देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। स्टेप्स पे आपको जो एरो दिख रहा है ना, ये एरो किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन को। और नीचे वाला एरो किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो जो स्टेप नंबर, कुछ स्टेप्स पे आपको ये एरो दिखेगा, नहीं तो रिवर्सिबल साइन ज्यादा दिखेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3, और कहां दिख रहा है? और कहीं दिख रहा है स्टेप नंबर 10। ये 3 स्टेप्स तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? 1, 3 एंड लास्ट। क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेप्स आपके इरिवर्सिबल हैं, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सबस्ट्रेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता, बाकी और जो है ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इसका स्टेप, तो ये स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इस पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जो कन्वर्जन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एटीपी यूज होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। एक ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, इसका इंपॉर्टेंस तो आपको एंजाइम से कनेक्ट करके समझ आ रहा है ना। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एटीपी यहां भी यूज होता है और ये इरिवर्सिबल है। स्टेप नंबर लास्ट में एटीपी बनता है, ये एंजाइम है, पायरुविक एसिड इसका प्रोडक्ट बनता है। अब जो कुछ और एडिशनल स्टेप्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से रखना है, याद रखना है। स्टेप नंबर 6, जिस स्टेप पे ये NADH की सिंथेसिस होती है, दिस स्टेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 8, जिस पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, सॉरी 7th, स्टेप नंबर 7 जिस पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये लास्ट स्टेप वैसे भी हमारा इरिवर्सिबल है, इंपॉर्टेंस है, एटीपी यहां भी सिंथेसिस होता है। तो ये स्टेप्स आपके, और ये स्टेप नंबर 9 मैंने पहले ही बोल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल कौन से स्टेप पे इवॉल्व होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेप्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अब मैं आपसे कुछ इन जनरल बात करूंगा कि कितने एटीपी यूज हुए इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में और कितने एटीपी बने। तो आपका आंसर क्या आएगा कि 2 एटीपी यूज हुआ। एक तो ये पहले स्टेप पे यूज हुआ, दूसरा आपका ये फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप पे एटीपी यूज होता है। 2 एटीपी यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस में और 4 एटीपी बनता है। 2 बनते हैं 7th स्टेप पे, 2 बनते हैं लास्ट स्टेप पे। तो टोटल गेन या नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस तो 2 एटीपी। 4 बन रहा है, 2 खर्च हो रहा है, तो कितना मिल रहा है? 2 एटीपी मिल रहा है। ठीक है, और एक ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 6, जिसपे NADH बनता है। ये NADH से भी एटीपी बनता है, जो ETS में जाएगा तब बनेगा। ETS बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, तब इससे एटीपी बनेगा। तो ये NADH का नंबर याद रखना, कौन से स्टेप पे बनता है और कितना बनता है? 2 NADH बनते हैं कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस में। अब जरा इस रिएक्शन को देखना, है तो उल्टा रिएक्शन, लेकिन आप जरा देख उसको समझो। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 4 ADP यूज हो रहा है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है, 2 NAD+ यूज हो रहा है, 2 ATP यूज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए जो साइटोसॉल में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है प्लस 4 ATP बनते हैं। कितने ATP? 4 ATP बनते हैं, 2 NADH2 बनता है और 2 ADP बनते हैं। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, C3H4O3। ठीक है, तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप में यहां पे रिएक्शन लिखा हुआ है।
ठीक है, तो रिएक्शन और ये 10 स्टेप्स में लगभग स्टेप्स आपके आ ही जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में, तो आपको इन स्टेप्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो स्टेप्स पे बात समझ आ गई, क्लियर है सबको? कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने बनते हैं, ये क्लियर है? ठीक है, कौन से स्टेप पे NADPH बनता है, NADH बनता है, DPH फोटोसिंथेसिस में बनता है, यहाँ नहीं, यहाँ NADH2 बनता है। और कौन से स्टेप पे, स्टेप नंबर 6 पे बनता है, वो NADH2 कहाँ जाएगा, ETS में, और फिर ATP बनेगा। आगे हम आपको वो वहां तक बात करेंगे, लेकिन फिर जब बात करेंगे ना तो आपको वो बात याद होनी चाहिए। अब एक वर्ड मैं यहीं पे ऐड करना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है। एक वर्ड है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसमें एक आपने पढ़ लिया था फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP फॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा। इधर हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है दैट इज अ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS एंड ATPase, that is the substrate level of phosphorylation। और अगर आपको ये देखना हो तो यहां देखो, तो दो ऐसे स्टेप्स हैं जो एक सबस्ट्रेट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां ATP का सिंथेसिस हो रहा है, स्टेप नंबर लास्ट एंड स्टेप नंबर 7। तो ग्लाइकोलाइसिस में देखोगे तो यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये देखो, ये लिखा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन चलता है, यहां भी लिखा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ आ रही बात? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये ETS के थ्रू ATP नहीं बना है, ये एक सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, देन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ATP। क्लियर है इतनी बात? है ना? तो वहां पे हम बात करेंगे जब ये आगे ETS आएगा और हम बात करेंगे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात की जाएगी। और जो आपका ये NADH2 बन रहा है इसकी भी बात बहुत बार आएगी। इसका कैलकुलेशन जिसका मिस हुआ तो आपको रिजल्ट गड़बड़ मिलेगा आगे। ठीक है, तो ये इस पे बहुत ध्यान आपको बना के रखना है। अब कुछ यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए नोट पॉइंट्स हैं, जैसे नोट नंबर 1, ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन नहीं यूज होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ये नया स्टेटमेंट है। देयर इज नो लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं यूज होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, बस कार्बन जो हमारा चेन था 6 कार्बन का बीच से ब्रेक हो गया, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुविक एसिड के, जो कि कितने हैं? 3 कार्बन के हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, मतलब मेन प्रोडक्ट है। NADH2 देखना, NADH2, 2 NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस के 7th स्टेप पे, 6 स्टेप पे, 6 स्टेप पे। तो ये NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है ये एंटर करता है ETS में, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलता है, ETS क्लोरोप्लास्ट वाला नहीं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ETS चलेगा, अभी हम पढ़ेंगे वो आगे। एंटर करता है, इसकी एंट्री के 2 पाथ हैं, 2 तरीके से एंट्री मारता है ये ETS में। एक है पहली एंट्री ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, तो कितने ATP बनाएगा? 4 ATP, मतलब इस कंडीशन में एक NADH2 कितना ATP बनाएगा? 2 ATP, तो 4 बन जाएंगे। अगर वो एंट्री करा किसके? मैलेट एस्पर्टेट सटल से, तो एक NADH2 से बनेगा 3 ATP, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 6 ATP। तो इस NADH2 की एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में किस गेट से हो रही है, किस सटल सिस्टम से हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि 4 ATP बनेंगे या 6 ATP बनेंगे। स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से या तो 36 ATP बनता है या फिर
38 एटीपी बनता है। वो 36 और 38 वाला चक्कर इसी बात की पे डिपेंड करता है। 4 बनेगा तो 36 बनता है, 6 बनेगा तो 38 बनता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे और क्लियर होगा जब हम बात करेंगे। दिस एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इधर ईटीएस का इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईटीएस। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बना है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईटीएस। उधर ईटीएस की कोई जरूरत नहीं थी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है जब ईटीएस इन्वॉल्व हो जाए। यही है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, एसएलपी बोलते हैं। व्हेन सबस्ट्रेट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी विदाउट ईटीएस, बिना ईटीएस के, एंड देन दिस मेथड ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है इतनी बात? इन ग्लाइकोलाइसिस 4 एटीपी आर फॉर्म बाय एसएलपी। 4 एटीपी बनते थे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से, जिसमें से 2 कंज्यूम हो जाते हैं स्टेप फर्स्ट और एक आगे वाले स्टेप में, और इसलिए टोटल गेन जो हमें मिलता है सिर्फ 2 एटीपी का। दैट इज अ डायरेक्ट गेन। ये डायरेक्ट गेन कहा जाता है इसको, क्योंकि सबस्ट्रेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट गेन की बात, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात। कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहां से आप ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है वो तो ठीक है, जनरल सी बात है। कंट्रोल पॉइंट्स के लिए मैंने जो आपको इरिवर्सिबल स्टेप्स बताए, नंबर 1, 3rd एंड लास्ट, एंड दीज स्टेप्स कैन बी कंट्रोल्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए दोनों डायरेक्शन की रिएक्शन को आपको रोकना पड़ेगा, तब वो स्टेप कंट्रोल आएगा। इधर जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उस रिएक्शन को कंट्रोल कर लो तो स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को, स्टेप नंबर 1, 3rd एंड लास्ट इज द कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि ये स्टेप्स कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। कैसे हैं? इरिवर्सिबल है। ठीक है, इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट step are irreversible. These are control point of glycolysis where process can be controlled if required, अगर जरूरत है तो। जैसे बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, अब ध्यान से समझना, फील करने वाली बात है ना। जैसे हमें बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए, पहले तो हमें ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए इनहिबिटर कौन है? एटीपी। कौन है? एटीपी। और जो उसको इंड्यूस कराता है वो एएमपी है, अगर याद हो तो। अब आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। एटीपी बन रहा है, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत सारा एटीपी बन रहा है। आपने वो अपना टास्क पूरा कर लिया, बॉडी में अब उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, एंड जो एटीपी ज्यादा बना हुआ है ना, वही एटीपी स्टेप नंबर 3rd ग्लाइकोलाइसिस को रोकने लगता है। फिर हमारी बॉडी में धीरे धीरे एटीपी का फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये बड़ा साइमल्टेनियस और बहुत वेल ट्यून्ड मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, एटीपी सिंथेसिस। उसका प्रोडक्ट ही उसको रोक रहा है। हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी 3rd स्टेप को रोकता है। इसलिए जब जरूरत होती है तो एनर्जी ज्यादा बनती है, फिर जब जरूरत नहीं होती तो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेशन है नेचर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब आगे स्टेप 3rd इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट। लास्ट यही स्टेटमेंट, जो स्टेप 3rd है जहां पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है। दिस स्टेप इज रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक एंजाइम, दैट इज अ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसका एलोस्टेरिक साइट से एटीपी बाइंड करके इसको रोक देता था, याद आपको होना चाहिए। दिस एंजाइम इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय एएमपी। एलोस्टेरिकली आपको अगर एक्टिवेट करना है तो एएमपी इसके एलोस्टेरिक साइट से बाइंड कर जाएगा, तो फिर इसका एक्टिव साइट से बाइंड करता रहेगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनता रहेगा, एंड बट दैट इज इनहिबिटेड बाय एटीपी। ये हमने पढ़ा हुआ, वहां अब नहीं समझ आ रहा, उस टाइम लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट था एंजाइम समझना। इंपॉर्टेंट का एंजाइम को लिंक करना
पूरे पूरे बायोलॉजी में एंजाइम आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों? पेस मेकर का काम क्या? हार्ट में पढ़ा था, दैट रेगुलेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो ये भी तो ग्लाइकोलाइसिस को रेट, जो ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारा एटीपी फॉर्मेशन का जो रेट है, कितनी एटीपी बननी है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसको ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेकर बोला जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस यहां खत्म पूरी तरह से। एंड प्रोडक्ट क्या था? पायरेविक एसिड। क्या था? पायरेविक एसिड। अब इस पायरेविक एसिड का फ्यूचर क्या है? फेट ऑफ पायरेविक एसिड 2 मिनट का काम है, ये निपटा के फिर आगे हम आगे चलेंगे कल, आज नहीं। फेट ऑफ पायरेविक एसिड डिपेंड करता है सेलुलर नीड पर, सेल को जरूरत क्या है, सेल की रिक्वायरमेंट क्या है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पायरेविक एसिड आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा सकता है, इन सभी को पढ़ना है। या फिर एरोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखेंगे, ये वर्ड गलत है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। इन दोनों के लिए कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं चाहिए, इन दोनों के लिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पायरेविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री चाहिए तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तब चाहिए होगा, और हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन।